आप सभी भावी शिक्षकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज रीट मुख्य परीक्षा 2026 को मद्देनज़र रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 से महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को लेकर आया हूं और इन 15 प्रश्नों में से रीट में प्रश्न बाहर जाएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो इन प्रश्नों को मैं आपको पढ़ करके समझाऊंगा और उनके ऑप्शन बताऊंगा और 6-7 सेकंड का मैं समय भी दूंगा। आप उनमें से पहले से तय कर लेना कि इसका सही आंसर कौन सा है और एक पेज पर लिख लेना। और जब वीडियो पूरा हो तब आप लोग है जो कमेंट में बता देना कि आपके 15 में से कितने सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से कौन से पैटर्न को अपनाया गया है। पहले देखो 10+2 का पैटर्न तो वर्तमान में चल रहा है, पहले से चल रहा है। उसके स्थान पर है जो नई शिक्षा नीति में जो कौन से पैटर्न को अपनाया गया है। 5-3-3-4 ये है, या 2-3-3-4 ये, या 3-2-3-4, या 5-2-3-2 इनमें से कौन सा आप तय करो। इसका है जो सही आंसर है वो 5+3+3+4 ये होगा। इसमें 4 स्टेज होते हैं। इसमें 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं। पहला होता है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में 3 ईयर तो होता है प्री स्कूल और 2 साल होता है क्लास 1 और क्लास 2। फिर दूसरा स्टेज होता है प्रिपरेटरी में क्लास 3, 4 और 5 होती है। फिर होता है मिडिल स्टेज में क्लास 6, मिडिल स्टेज में क्लास 6, 7, 8, 6, 7 और 8। और लास्ट में होता है सेकेंडरी स्टेज में होता है क्लास 9 से 12। तो इसमें सही आंसर होगा जो 5-3-3-4 ये इसका है जो सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। ठीक है, तो इसमें देख लो 2027, 2030, 2050, 2032 कौन सा प्रश्न सही है, टिक लगाओ। तो इसमें इसका सही आंसर है जो बी 2030 है। सीधा सा फैक्ट है, आपको सीधा सा याद करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य बताओ भाई। एनईपी 2020 शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना। अधिक समावेशी मतलब जो बच्चों में गरीब और अमीर का भेद होता है, या फिर एक विकलांग और एक सामान्य बालक होता है, तो अगर उनको अलग अलग शिक्षा दी जाए तो वो हीनता का शिकार हो जाते हैं। तो उनको क्या समावेशी शिक्षा देना, मतलब एक साथ बिठाकर शिक्षा देना, क्या एनईपी 2020 का ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। जो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनको बढ़ावा देना, क्या ये भी इसका उद्देश्य है। फिर है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर जोर देना, या उपरोक्त सभी कौन सा है बताओ। देखो, इसमें एनईपी 2020 ने समावेशी शिक्षा पर जोर दिया है ताकि बच्चे हीनता का शिकार नहीं हो। और दूसरा है आलोचनात्मक सोच, बच्चे की सोच कैसी हो, आलोचनात्मक हो और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली हो। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशलों के विकास पर जोर देना। वर्तमान में अपनी जो शिक्षा चली आ रही है
उसमें बच्चा है जो 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगार हो जाता है। तो शिक्षा ऐसी हो जिसमें मतलब पढ़ाई पूरी होने के बाद बच्चे को रोजगार मिल सके। तो इन सभी पर है जो नई शिक्षा नीति 2020 जोर देती है। तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सीधा सा फैक्ट है, आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है सी, क्लास 6। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है? टीचर बनने के लिए होती है शिक्षक शिक्षा, उसके लिए क्या प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 4 वर्षीय ITEP कोर्स, क्या ये होगा? या 1 वर्षीय बीएड, क्या ये है? या फिर दोनों है? बताओ। क्या होता है कि बच्चे 12वीं बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर ऐसा लगता है कि कहीं नौकरी नहीं लगती है, तो वो बीएड करके बेरोजगारी मिटाने के लिए नौकरी ले लेते हैं। तो इसमें विद्वानों ने सोचा कि भाई इनको लगातार 4 साल की शिक्षा दी जाए ताकि वो उसमें क्वालिटी एजुकेशन आ सके। तो उसके लिए 4 वर्षीय ITEP कोर्स डेवलप किया गया और ग्रेजुएशन और मास्टर MA करने के बाद में है जो 1 वर्षीय बीएड का भी प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम दिया गया है? सीधा सा फैक्ट है, बताओ क्या होगा इसका? दिशा, परख, दीक्षा, निखार, क्या होगा? उसका नाम है परख। क्या नाम है? परख। बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताओ, कौन से राज्य ने सबसे पहले है जो नई शिक्षा नीति लागू की? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले जो नई शिक्षा नीति लागू की थी वो की थी कर्नाटक ने। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारत में तीसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986, 1968, 2020, 2005? बताइए, सीधा सा फैक्ट है। इसका सही आंसर है जो सी है, 2020। ये तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, पहली शिक्षा नीति कब आई बताओ? पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में और तीसरी आई थी वो 2020 में। ठीक है, अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम किसे रखा गया है? 5 तक के कौन से विद्यार्थियों के लिए? कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? बताइए। हिंदी, संस्कृत, मातृभाषा या फिर अंग्रेजी? बताइए क्या होना चाहिए? क्योंकि चूंकि बच्चा अपने परिवेश से आता है ना, मदर टंग इसका ऑप्शन होगा, मातृभाषा। क्योंकि बच्चा जो स्कूल में आता है वो सबसे पहले उसको माँ की भाषा में ही शिक्षण करवाया जाना चाहिए, क्योंकि वो मदर टंग ही जानता है। तो इसका सही है। बढ़ते हैं आगे। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ECCE बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे गलत करेंगे इसको।
ECCE की फुल फॉर्म, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल, बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। क्या होगा? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड मतलब होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, केयर मतलब देखभाल, और एजुकेशन मतलब शिक्षा। इसका सही आंसर है जो सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों पर बांटा गया है? 5 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर या 2 स्तर? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसको 4 स्तर पर बांटा गया है। पहला होता है फाउंडेशनल स्टेज। कौन सा होता है? फाउंडेशनल स्टेज। और दूसरा कौन सा होता है? प्रिपरेटरी स्टेज। तीसरा होता है मिडिल स्टेज, और चौथा होता है सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में 2 भाग होते हैं। इसमें एक तो होता है प्री स्कूल, प्री स्कूल बाल वाटिका वगैरह होती है ना, वो ये होती है 3 साल की। 3 साल का होता है प्री स्कूल, और 2 साल का होता है क्लास 1 और 2, क्लास 1 और 2। फिर आता है प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी में होता है क्लास 3, 4 और 5 तक की शिक्षा। फिर आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्लास 6 से 8 तक। और फिर है सेकेंडरी स्टेज, इसमें होती है क्लास 9 से 12। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसको याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर है जो सी हो गया, 4 स्तर। ठीक है, 12वां प्रश्न। राजस्थान में नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया में वर्तमान में राजस्थान की इन स्कूलों में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA जिसको मसरा बोलते हैं, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, सब पढ़ो या सर्व शिक्षा अभियान? बताइए। वर्तमान में जो चल रहा है वो चल रहा है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA, जो वर्ष में 2 बार होता है। और इसको शिक्षक ऐप के माध्यम से इसकी जो बच्चों की आंसर शीट होती है उसको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है, ऑनलाइन। फिर है जो AI से इसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए। MHRD का नाम क्या रखा गया है नई शिक्षा नीति में? शिक्षा मंत्रालय या मानव विकास मंत्रालय या खेल मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये सही है इसका। अगला प्रश्न। NEP 2020 के तहत केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पर GDP का खर्च 4.46 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रखा गया है? बताइए। 5%, 6%, 8% या 20%? बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो B है, 6%। ठीक है, बढ़ते हैं आखिरी लास्ट प्रश्न की ओर। नई शिक्षा नीति से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? इनमें से गलत कौन सा है? 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड, जो छात्र छात्राओं के समग्र विकास का बहुआयामी मूल्यांकन है। और शिक्षकों के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे का सतत व्यावसायिक कोर्स CDP प्रशिक्षण अनिवार्य है। FLN की फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है। परख की फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नाउ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इनमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है, कौन सा तथ्य गलत है। ठीक है,
देख लो कौन सा गलत है, आपको कौन सा गलत लग रहा है, अच्छे से देख लो। देखो इसमें 360 डिग्री का होलिस्टिक कार्ड जो छात्र छात्राओं के समग्र विकास का बहुआयामी मूल्यांकन है। देखो इसमें बच्चों के जो शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक, भावात्मक और सभी मतलब हर तरह का मूल्यांकन होता है। उसमें बच्चा मतलब खेल में रुचि लेता है कि नहीं लेता, अकेला गायन करता है या सामूहिक गायन करता है, बच्चा स्वच्छता के प्रति मतलब कितना जागरूक है और पढ़ाई में कैसा है, मतलब हर उसका पक्ष होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये तथ्य है जो सही है। फिर बी में क्या है, शिक्षकों के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे का है जो व्यावसायिक कोर्स अनिवार्य है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि 50 घंटे का कोर्स इसलिए क्योंकि जो शैक्षिक नवाचार होते हैं उनसे शिक्षकों को अपडेट किया जा सके कि भाई कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या नवाचार करना है, कैसे बच्चा सीखता है, तो वो तरीके हैं जो शिक्षक को सिखाए जाते हैं। ये भी सही है, मतलब ये भी गलत नहीं है। FLN की फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। FLN की फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। परख की फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होगा, या नाउ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, नॉलेज होगा। ये जो आपको नाउ दिख रहा है ये गलत है, इसके जगह क्या होगा, नॉलेज होगा। ठीक है, इसकी सही फुल फॉर्म होगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब इसका जो आंसर है जो डी हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्नों की श्रृंखला है जो अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो अब पूरा हो गया है तो लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों के 15 में से कितने सही हो रहे हैं। और इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करना, क्योंकि अगर NEP 2020 से प्रश्न आता है तो इन 15 प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।